चलिए जी, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जी आचार्य जी, प्रणाम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पूर्व श्रवण संधि के विषय में जो कल शेष बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे और चर्त संधि को भी आज जानेंगे। तो सूर्यकांत जी, तो कल हम जो पढ़ चुके थे उसकी एक पुनरावृत्ति कर देते हैं 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। जी अवश्य। कल हमने पढ़ा था कि उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य, यह जो सूत्र है यह पूर्व सवर्ण संधि का पहला सूत्र है और एक सूत्र दूसरा जो झयो होन्य तरस्याम, जो कि आपकी पुस्तक में आगे दिया हुआ है। ऐसे करके ये जो है आपके 2 सूत्र पूर्व सवर्ण संधि के हैं, जिसमें आपने उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य के विषय में पढ़ लिया है और आपको यह एक क्रम इसमें कैसे बताना है ये समझना महत्वपूर्ण था। कल प्रदीप गडकरी जी ने भी पूछा था, एक बार बताइए उस क्रम को आप हमेशा याद रखें, आपको कैसे बताना है। उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र में जो उदाह में पंचमी विभक्ति है, इस पंचमी विभक्ति को देख करके तस्मादित्युत तरस से सूत्र प्रवृत्त हुआ। तस्मादित्युत तरस से जहाँ पंचमी देखता है वह पंचमी निर्देश से जो क्रियमाण हो कार्य होता है, अर्थात जो किया जाने वाला कार्य होता है वह जो है परस्य और अव्यवहितस्य, अर्थात वो कार्य पर को और अव्यवहित को होता है। तो यह सूत्र में पर अंश तो यहाँ पर दिया हुआ है परयोः, अर्थात ये जो परयोः यह अर्थ है तस्मादित्युत तरस के द्वारा दिया हुआ ऐसे अर्थ है। पंचमी को देख करके इसने परयो दे दिया। अव्यवहित से अधि आप जोड़ लीजिए क्योंकि वो कॉमन है। तो आपको अर्थ क्या करना है, उदह अव्यवहित परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। उद से अव्यवहित पर स्था और स्तंभ होना चाहिए तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। उद से परे यहाँ पर इस प्रयोग में और इस वाले प्रयोग में भी उद से परे अव्यवहित स्था है और अव्यवहित स्तंभ है, अतः यहाँ पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पर पूरे स्था के स्थान पर प्राप्त हुआ, पूरे स्तंभ के स्थान पर प्राप्त हुआ पूर्व सवर्ण। लेकिन जो आपका सूत्र है अलुंत्यस्य, वो यह कहता है जो षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य होता है वो अंत्य अल्प होता है। स्था स्तंभों में षष्ठी को देख करके षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य को, इस कार्य को वो अंत वाले को करवाना चाह रहा है, मतलब थकारोत्तरवर्ती आकार को, वह अंत के स्थान पर हो। ठीक है। लेकिन आपका उसका बाधक सूत्र है आदेह परस्य। आदे परस्य यह कहता था कि परस्य यदि विहितम तस्य आदिर्बोध्यम, पर को जिस कार्य का विधान किया जाता है वह उसके आदि वर्ण को जानना चाहिए। अतः इसके कारण क्या हुआ कि जो आपका यह पूर्व सवर्ण है, यह सकार आदि ये कौन है, स, यहाँ पर भी आदि कौन है, ये स के स्थान पर पूर्व सवर्ण की प्राप्ति होगी। और सा तो अकेला है, स अकेला है और पूर्व में जो स्थित है जो दकार उसके सवर्णी इतने सारे हैं, ये आप देख रहे हो, ध, तो इनमें से कौन सा हो। तो हमने क्या किया था कि अब जो सकार के तुल्य होगा, जो ये स है ना, इस सा के जो तुल्य होगा, तो स में क्या क्या चीज है कि उसमें दंत्य है, विवार, श्वास, अघोष है, ये आचार्य जी एक बार वो कर दीजिए सबको म्यूट। हाँ हाँ ठीक है, माइक बंद रखे रहेंगे प्लीज, आचार्य जी के अलावा सभी।
सूर्यकांत जी, जी मैंने आपको को हाँ होस्ट बना दिया है, अब आप जी कर सकते हैं। ठीक है, जी 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 चलिए। तो यहाँ से था कि जो सकार के तुल्य होगा, तो सकार की तुल्यता कैसे देखी जाएगी कि सा का जो उच्चारण स्थान है, और आभ्यंतर प्रयत्न तो चूंकि बिल्कुल अलग थे, उससे तो कोई लेना देना था नहीं, इसलिए उसे तो अलग हटा दिया। तो सकार के जो तुल्य होगा, मतलब सकार में क्या क्या चीज है कि स में दंत्य है, या विवार, श्वास, घोष और महाप्राण वाला है। जी इतनी सारी सब चीज हमने चेक की, कल आपके सामने एक एक करके चेक की थी, वो सभी हमें किसमें मिली, इस था में मिली। जी इस कारण से सा के स्थान पर था हो गया, दोनों जगह हो गया। तो इसलिए एक जगह स्थिति बन गई उद थ थानम, और दूसरी जगह बन गई उद थ तंभनम। जी ठीक है, जी ये दोनों प्रकार की स्थिति बन गई। अब इसके बाद चलते हैं आज की कहानी। तो इसके बाद क्या है, अब आप यहाँ देखिए इसके बाद की अगली कड़ी। जब आपकी यह स्थिति हो गई, ये वाली उद थ थानम, उद थ तंभनम, ठीक है, जी जब यह वाली स्थिति आपकी हो गई, तब अब इसमें जो सूत्र प्रवृत्त होगा वह है आपका झरोझरी सवर्णे। कौन सूत्र है? झरोझरी सवर्णे। सूत्र क्या कहता है कि हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते। सूत्रार्थ पर ध्यान देंगे, अब आप सूत्र से समझ जाएंगे। सूत्र क्या कह रहा है? हल से परे झर का लोप हो, सवर्ण झर के परे होने पर। तो हल मतलब इसकी क्या कंडीशन है, इस सूत्र को थोड़ा समझ लेना कि पहले तो हल वर्ण होना चाहिए कोई, ये हल से परे झर होना चाहिए। ओके, झर एक प्रत्याहार है जो झवई के झा से लेकर के शस्त्र तक बनेगा। आप उन्हें वो जो भी अक्षर उनको दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा, वो कौन कौन। जी ठीक है, जी कब सवर्ण झर पर पे हो, मतलब एक झर का कोई वर्ण इस साइड में भी हो, यह कंडीशन बनेगी तो एक किस वाले का लोप हो जाता है? ये बीच वाले का। ओके, बीच वाले झर का लोप होगा। अच्छा जी हाँ हाँ, अब हम यहाँ पर वो कंडीशन देखते हैं इन दोनों प्रयोगों में क्या ऐसी बन रही है। जी पर में कोई भी झर या सवर्ण झर? सवर्ण झर, कोई जी भी झर नहीं, सवर्ण झर, उसमें सवर्ण है, जी सवर्णे झरी, जी इस सूत्र में है। जी ठीक है, जी तो आइए देखिए, हल से परे झर का लोप होता है, तो हल है आपका द, देख पा रहे हैं उद जी में जी द। हल से परे झर का लोप होता है, झर है आपका था त। जी सवर्ण झर ही पर में चाहिए, जी सवर्ण झर है दूसरा वाला था, था जी मतलब था के बाद था मिल गया, सवर्ण झर है। जी ठीक है, जी क्योंकि सवर्ण संज्ञा कैसे देखना है, इस था का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब जो जो पहले वाले था का है वही दूसरे वाले था का है, सब कुछ तुल्य हाँ है ना। जी जी तो इसलिए अब क्या होगा, हल से परे जो झर है उसका लोप हो जाएगा, तो बेचारा ये बीच वाला है चला जाएगा। हम्म ठीक है, ये था लोप हो गया, हल से परे झर का लोप, सवर्ण झर जी लोप हो गया, तो ये वाली स्थिति बनी उद था थानम। सर एक जी बार दोबारा बता दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ हाँ हाँ, और अब नीचे वाले यहाँ पर भी देखिए, उद थ तंभनम में भी एक बार फिर वहां पर लगा करके देखिए, झरोझरी सवर्णे, हल जी से परे झर का लोप हो, सवर्ण झर परे रहते। जी हल है आपका द, दकार जी हल से परे झर हो, झर है थ, हम्म सवर्ण झर परे हो, थ और त दोनों की, उसके बाद त है, था के बाद परे। जी तो जो थ और त की क्या है, सवर्ण संज्ञा है ना। जी 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 उच्चारण स्थान भी एक समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही है, जी एक है अतः जी दोनों सवर्णी है। जी ओके, जी चलो, तो फिर क्या होगा, इस वाले था का भी लोप हो जाएगा। जी लोप होने के बाद जो कंडीशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। तो दोनों जगह समझ गए होंगे, हल से परे झर का लोप होने पर कैसे सवर्ण झर है, हल से परे
झर का लोप हो गया, सवर्ण झर के परे, तो मतलब बीच वाला झर चला गया। जी तो दोनों जगह से था और था जो ग्रीन में है वो चला गया। ठीक है। जी जी। अब अगली जो स्थिति बनी उद्थानम और उद्तंभनम, जो रेड सर्किल में कर जी रखा है। हाँ अब यहाँ पर खरीच सूत्र लगाना है आपको। खरीच या चर्तु संधि का। अब यहाँ क्या है, पूर्व सवर्ण संधि में ही चर्तु संधि की स्थिति बन गई थी, देख रहे हैं, पूर्व सवर्ण संधि में ही चर्तु संधि की स्थिति बन गई थी। अतः सूर्यकांत जी बीच में क्या हो रहा है उसको थोड़ा म्यूट कर दिया करिए, कौन है आप देख करके एक बार। जी, अभी तो कोई नहीं है, पता नहीं है। बीच में हॉर्न वगैरह की आवाज आ रही है। अच्छा ठीक। हाँ हाँ चलो। तो खरीच सूत्र लगाना है, मतलब चर्तु संधि की स्थिति क्या बनती है आप उसे समझ सकते हैं। चर्तु संधि में क्या होता है, खरी झलाम चरह शिव, क्या है, बहुत सारा खरी अर्थात खर परे हो तो झलों को चर हो जाता है। तो झल का मतलब क्या है, झल का मतलब है ये वाले वर्ण जो आपको ये रेड रेड वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जी इसमें झल में शा 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 और हा को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उनमें यह संधि प्रवृत्त नहीं होगी, और शा 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 में होगी भी तो कुछ अंतर नहीं पता चलेगा, और हा के विषय में प्रवृत्त होता नहीं। जी अतः उन ऊष्म वर्णों को छोड़ करके बाकी के जो हैं इसमें वह आप समझना कि हाँ यह आपके क्या है, झल में ये लेने हैं आपको। जी तो मतलब ये लगभग कितने हो गए, 20 वर्ण। ये यही 20 वर्ण है जिनके स्थान पर यह प्रवृत्त होगा। जी। ऊष्म वर्ण नहीं होगा मतलब आगे चल के कोई उसको बांधेगा इसलिए नहीं होगा यहाँ पर, या उस वर्ण की कंडीशन ये रहती है कि ऊष्म को सा 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 हा, वो सा सा शा को शा 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 ही हो जाते हैं, अतः वहां पर कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए हमने उन्हें हटा ही दिया है। ठीक है ना। और हा के स्थान पर एक पृथक कंडीशन है, हा के स्थान पर एक अलग से सूत्र आप पढ़ेंगे होढ़ा, तो उसको इसलिए हटा दिया है। तो बच्चे खुचे अब यही है आपके सामने। जी 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 तो झलों को क्या होता है, चर, मतलब यह जो झल है उनको चर हो जाते हैं। चर का मतलब ये है, अब जी चर में वैसे तो शा 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 भी आते हैं पर उनको हमने हटा रखा है ना, हाँ क्योंकि शा 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 को शा 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 होंगे तो फिर फायदा क्या, इसलिए हमने उनको हटा दिया है। आप यही बस समझें कि जो वर्ग के ये चार, आप ये समझ लीजिए वर्ग के ये जो है पहले दूसरे तीसरे और चौथे, इन अक्षरों को वर्ग के प्रथम हो जाते हैं कब, जब इनके बाद खर परे हो, खर परे होना चाहिए, मतलब खर इधर और इधर ये यदि पूर्व में है तो ये भी ये चार हैं तो ये इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, क है, क्रमशः कर लेना, इनके स्थान पर च, इन सब के स्थान पर ट, खर परे है तभी ये काम होता है, इनके स्थान पर त और इनके स्थान पर सबके पे पा ही हो जाएगा। जी ठीक है, ये संधि की कंडीशन बनेगी। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या ये कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। हमने अब यहाँ पर इसका देखा तो हमें ये, जहां पर हमने इस था का लोप कर दिया है तो इस वाली जगह पे देखिए, यहाँ इस वाली जगह पे देखिए क्या सूत्र कहता है, खरी मतलब खर परे हो तो झलों को चर हो जाता है। तो जी खर परे है यहाँ पर था, देख लो, और यहाँ पर है त, खर प्रत्यार में आ रहा है कि नहीं, एक बार सोच लीजिएगा। जी जी खप जब छठ खर हो में छठ। आएगा तो खर में आ रहा है ना, आ रहा है, क्योंकि वर्ग के द्वितीय, वर्ग के प्रथम और श श श ये वर्ण खर में आते हैं, जी तो आ रहे हैं, तो क्या कर देना है, खर परे हो तो झलों को चर कर देना है। तो झल, झल में आ गया द,
उद वाला जो द है ना दोनों जगह पर, वो उद वाला द आ गया झल में, तो झलों को क्या कर देना है, चर, तो झल को कर दिया चर, जी मतलब दा को क्या होगा, तो दा को हो जाएगा त, मैंने कई वर्गों का प्रथम होगा, या फिर जी उसका उच्चारण स्थान मिला लो, आप तो संज्ञा प्रकरण पढ़े हैं सब लोग। तो तकार का, वो दकार का उच्चारण स्थान दंत्य और तकार का उच्चारण स्थान दंत्य, इसलिए दा को हो गया ता, तो दा को ता हो गया, तब आपकी कंडीशन बनी उत्तंभनम, और ये भी उत्थानम, तो हलंत है, ठीक जी है। जी अतः आपके मूल में एक पंक्ति लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इति उदोदस्य तः, इति उदोदस्य तः, उदो के बाद थोड़ा यहाँ स्पेस होना चाहिए था, जी इति उदोदस्य तः, मतलब यह हुआ कि उद के दकार को तकार हो गया इस सूत्र से, इति मतलब ये खरीचा सूत्र से उद के दकार को तकार हो गया, ये पंक्ति का आशय है। तो ठीक है, दकार को तकार हो गया तो आपके क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, उत्थानम, ये रूप सिद्ध हो जाएगा, मिला दीजिए आप, उत्थानम, ठीक है। और जी यहाँ पर क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, उत्तंभनम, ये दूसरा रूप सिद्ध हो जाएगा। और वही दो रूप यहाँ पर आपके मूल किताब में लिखे हुए हैं, ये दोनों हमने यहाँ लिख दिए हैं, उत्थानम और उत्तंभनम, ठीक है। जी कल हमसे पूछा था कि इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ हमने, मैंने कहा तुम आप लोग ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। तो उत्थानम का तो अर्थ होता है उन्नति, गीता प्रेस की पुस्तक में देख लेना, उसमें लिखा हुआ है सब, उसके सबसे नीचे टिप्पणी में, गीता प्रेस जी वाली। उत्थानम का मतलब है उन्नति और उत्तंभनम का मतलब है अवरोधा, ये दोनों अर्थ वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। जी अब आप लोगों ने एक एक रूप तो समझ लिया, पर मित्रों आपको पता है कि हल से परे झर का जो लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते विकल्प से होता है। ये वैकल्पिक रूप आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं दिया गया है, हमने इसको देना आवश्यक समझा। अतः हमने क्या है कि जब हल से परे झर का लोप नहीं होगा, तब क्या करना है आपको, तब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए इसी वाले कंडीशन पर और यहाँ इस वाली कंडीशन पर क्या करना है, यहाँ पर यहीं पर आपको खरीचा लगा देना है, मतलब थकार सुरक्षित रहेगा एक, जी जी और यहाँ पर भी थकार सुरक्षित रहेगा दूसरे प्रयोग में। जी अब आपको क्या कर देना है, उसी कंडीशन में द को क्या कर देना है, त, जी तो आप द को त कर देंगे तो ये रूप बनेगा, इसके सामने लिखा है देखो, उत्थानम, एक त एक था और एक फिर दूसरा वाला पूरा था, उत्थानम। जी ऐसे ही यहाँ पर भी दा को ता करके मिलाएंगे, तो थोड़ा जगह कम पड़ गई थी, हमने यहाँ लिख दिया है, तो उत है ना, एक था उत्थम्भनम, ऐसा बन जाएगा, एक आधा था फिर एक इधर वाला, है ना, जी तो उत्थम्भनम, यह रूप आपके बनेंगे, ठीक है। जी बात आ गई समझ में, जी जी हाँ 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 हाँ। तो ठीक है, तो ये दो रूप आप समझ गए होंगे कैसे बनेंगे। जी चलो अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने ये चार रूप अब समझ लिए इसके, है ना, उत्थानम, ये वाले और ये, ठीक है, चार रूप हो गए। जी अब इसी तरीके से मित्रों आपने ये देखा होगा, गीता पढ़ते होगे तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य, जी जी एक प्रयोग आता है। तो अभ्युत्थानम का मतलब, ये उत्थानम तो बना हुआ है, इसके आगे आपको क्या लगा देना है, अभी, क्या लगा देना है, अभी अभी, अभी प्लस उत्थानम कौन संधि हो जाएगी, यण संधि, बहुत अच्छे, अभ्युत्थानम बन जाएगा, ठीक है। जी इसी तरीके से यह रूप सिद्ध हो सकते हैं। तो चलो, जी अभी अभी उपसर्ग है क्या आचार्य जी, या वो भी पद है मतलब कोई, आया है ना उसमें, परा परा अभी आया ना उधर,
हाँ। अभी वहां पर आया हुआ है, प्रादियों में आया है। अच्छा अच्छा। ये प्रादि है, ये सर्ग। प्रादि। जी जी ठीक है, जी। चलिए अब यह है, इसका पूरा करा देते हैं, फिर आपके सभी प्रश्नों को लेंगे। चर्तु संधि के हमने समझा, और उदाहरण भी आपको प्रस्तुत कर दें, क्योंकि हल से झरोझरी सवरने के तो आपको आगे और भी उदाहरण मिलते रहेंगे, हालांकि चर्तु संधि के भी, और हमने समझा कि आपको चर्तु संधि के और उदाहरण प्रस्तुत करें, अतः कुछ उदाहरण आपके इधर प्रस्तुत हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चर्तु संधि में यदि जस्तु संधि की संभावना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें पहले जस्ट कर लेना है, उसके बाद चर्तु करना है। हम पहले भी बता चुके थे एक बार आपको, फिर दोबारा से बता दिया है। तो चलिए, अब दिग्पाला, यहाँ पर आपने जस्ट पहले कर दिया है, क था ना, क दिक, और का को कर दिया ग जस्त, तो दिग्पाला। लेकिन यदि अब आप सब जगह देखोगे खर परे है, यहाँ पर प है खर के रूप में, तो इसलिए वो क फिर हो जाएगा तो दिक्पाला। ठीक है, अर्थात आप यह समझिएगा कि जस्तु संधि का वहां कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, जहां आगे खर परे होगा, वहां तो उसे चर्तु संधि ही हो जानी है। जी ठीक है जी। तो इसलिए दिक्पाला। ऐसे ही विराट, वो विराट पुरुषा, तो पुरुष का प जो है खर परे है, हमेशा वाद वाले अक्षर को देखना है, प खर है तो विराट पुरुषा है, आप वहां डकार उच्चारण मत करिएगा फिर। ऐसे ही अनुष्टुभ छंद, तो अनुष्टुप छंद भाकोपा, क्योंकि छंदा का छ खर परी है। खर वाले अक्षर समझ लीजिए कौन कौन है। जी जी, पहले अब दूसरे है हाँ, उद पतति, तो उत्पतति, दाकुता, क्यों पतति का प खर, वर्गों के प्रथम वर्गों के द्वितीय खर है, याद रखना जी यही आपको मिलेगी। ऐसे ही जगदपति, तो जगतपति जी है ना, आपने जगदीश वहां तो इकार ही देखा है ना, जी जी पर यदि पति आगे है तो पति का प तो खर पर है, तो इसलिए जगतपति बनेगा। ठीक है, जी। अब तादृग प्लस कर्म, तो तादृग कर्म, कर्म का क जो है खर पर है तादृग कर्म, इस प्रकार का रूप बनेगा। देखते जाइए चर्त संधि की क्या है। जी और सातवां दिया है हमने अंतिम, युयुध प्लस सवह युयुत्सवः, सबका स खर परे है, इसलिए जो धा है उसको त हो गया। जी तो युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, जी आया है ना उसमें, जी गीता का है ये। तो ये आपने समझा होगा, ये चर्त संधि को समझ लिया। पूर्व सवर्ण संधि, इसमें क्या कंडीशन है उसको समझ लिया है, उत्थानम उत्थम्बनम समझ लिया, एक पूर्व सवर्ण संधि आपने समाप्त कर ली। अब आपने प्रश्न कर लीजिए, फिर अगला विषय हम पढ़ेंगे इसके बाद। जी। अच्छा, जो जगदीशा बोले थे उसमें तो केवल जस्ट तो हो जाएगा बस, केवल जस्ट, तो क्योंकि फिर आगे खर परे नहीं है, नहीं है। जी है ना। जी। और आचार्य जी, वो आप कहोगे आदेह परस्य का जो बताया, जी जी, इसमें आधे परस्य के जो उसका है अर्थ, उसका एक बार फिर से हिंदी में बताएंगे क्या? तो वो मतलब वो यह कहता है परस्य यद विहितम, पर को जो कार्य का विधान किया जाता है वह उसके आदि वर्ण को समझना चाहिए। जी, इसमें कोई विभक्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं जैसे तस्मिन नीति में देखते हैं, या नहीं, वो तो जहां पर तस्मादित्युत्तरस्य पर को विधान करता है, अतः हाँ। तस्मादित्युत्तरस्य के साथ चलेगा, क्योंकि पर को जो विधान किया जाएगा वही आधे परस उसके आदि को करवाएगा। ठीक है, तो जो सूत्र पर को विधान करने का कार्य कह रहा है उसके साथ ये प्रवृत्त हो जाएगा, उसके साथ ये प्रवृत्त हो जाएगा, मतलब जहां तस्मादित्युत्तरस्य की प्रवृत्ति होगी वहां इसकी प्रवृत्ति संभाल। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी मेधा जी ने प्रश्न पूछा है कि महोदय जी, जब आपने न पदांता टोरनाम का उदाहरण था सठ प्लस संत, तब आपने चर्त से सड किया था। नहीं नहीं, चर्त से सड नहीं किया था, सड जब डकारांत था तब चर्त किया था, ड को ट किया था। ठीक है, और उद में चर उत किया,
हाँ हाँ ठीक है, हाँ वही समझना, आपको थोड़ा समस्या हुई है समझने में उस विषय को। हमने वहां पर सड प्लस संता ऐसा किया था, डा को ट किया था, है ना, क्योंकि जो उसका प्रथम अक्षर होता है उस वर्ग का, उसे। तो चलिए, ये समझ गए। और प्रश्न हो, मुझे बीच में कुछ प्रश्न आए थे, हाथ उठाए थे। हाँ हाँ अभी तो कोई किसी का हाथ नहीं उठा है। वो जयदीप दवे जी कुछ पूछ रहे थे कि हाँ दूसरी हाँ, बार उषा सूत्र जी। प्रवृत्त होगा कि नहीं। हाँ ठीक है, जयदीप जी की बात सुनते हैं। उषा जी, उषा जी। आचार्य जी नमो नमः। जी जी, नमो नमः। मेरा ये था कि आपने जो पहला वाला जो शब्द किया था कि उसमें ता भी आधा था और था भी आधा था, तो जी जी, उत्थानम, हाँ तो हाँ वो शब्द भी कहीं आता है क्या पढ़ने में? हाँ, वैसा यदि आया है इसीलिए विकल्प है, नहीं तो एक वाला तो हमेशा आता ही है। वो हाँ, विकल्प है सूत्र में, इसलिए हमने बताया वो। अच्छा, अब क्योंकि वो मैंने लास्ट का हालांकि, जो हाँ हाँ, लास्ट वाला जो है उत्थानम, वो तो आता है, हर जगह बिल्कुल उसका बिल्कुल, प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ जो हाँ हाँ, पहला वाला आपने जो आधा और वो ता और था दोनों आधे आधे बताए थे बिना जी स्वर को, जी जी, तो वो हाँ भी हाँ प्रयोग किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ वो किया जाता है, पर मैंने उसका प्रयोग नहीं देखा, बस यहाँ पर उसकी सिद्धि की गई है। शायद किसी कवि ने किया होगा, हमने कहाँ इतना पूरा सब कुछ पढ़ा है अभी। जी हाँ, किसी ऋषि महर्षि ने जरूर किया। जी, धन्यवाद। जी 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 श्याम सुंदर जी। बड़े भैया प्रणाम। जी, हर हर महादेव, कहिए श्याम सुंदर। अभी ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि हाँ ये हाँ, हम कैसे जानेंगे ये कौन सा शब्द टकारांत है डकारांत है, ये समस्या पैदा कर रहा है हमको। मतलब ऐसे ओह, कोई पुस्तक हो, ऐसा कोई ग्रंथ हो जो उसमें हम जान सकें ये शब्द टकारांत है या डकारांत है। अभी अजंत पुल्लिंग पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, आप समस्या मत मानिए। अब आपको दो तो कंफर्म हो गया, ये टकारांत या डकारांत ही होगा, या हाँ हाँ तकारांत हाँ या दकारांत होगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। हाँ 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 तो दो में से एक छांट लेंगे, थोड़े दिनों बाद वो भी हो जाएगा सही। हाँ। और जो अभी इनका जो प्रश्न था ना उत्थानम, ये कहाँ प्रयोग हुआ है, हाँ हाँ, तो ये ऐसे वेद में काफी मंत्र मिलते हैं, उत्था या बृहति ऐसे करके मंत्र हैं, तो वहाँ जी आधा जी, था और आधा ता भी मिलता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, हाँ वही का प्रयोग तो काफी है ना। मैंने कहा था कि हाँ मैंने तो अभी हाँ, पूरा प्रयोग तो संसार अभी पढ़ा नहीं है, होगा कहीं, इसलिए पाणिनि जी लिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं वो है। विकल्प है। किया, विकल्प की व्यवस्था पाणिनि जी ने की है, तो वो है। जी, बस यही जानना था जी। प्रणाम बड़े बहुत भैया। अच्छा, महादेव। जयदीप जी। जी महोदय, वो तो सिर्फ थ के बाद वापस थ है, तो वहां चर तो नहीं होगा ना वापस से, इसलिए वहां ऐसा। वहां नहीं होगा, उसका कारण है, आप जान ही रहे हैं, असिद्धता वाला चक्कर है वो। जी 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 जी, समझ में आ तो गया, वो समझ में आ गया। मैं इसलिए उसे यहाँ नहीं बताया कि लोगों के अंदर वो प्रश्न नहीं है ना। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चर तो वो असिद्धता वाला है, देख लेना, उसमें गीता प्रेस की पुस्तक में भी दे दिया है। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। पंकज घोष जी। पंकज जी। हाँ गुरुदेव, जी जी, ऐसा है जो विदेशी सूत्र है, श्वेत एवं आपको हम अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया गुरुदेव श्वेत फिर से दोहराएं। हाँ, फिर से दोहराएं। गुरुदेव श्वेत वा हाँ, श्रूयते वदतु। श्वेत श्वेत इदानीं हाँ, इदानीं श्रूयते वदतु। भित्तिरेचि एक, हाँ, भित्तिरेचि एक सूत्र है, उसमें एची सप्तमी विभक्ति है। तो हाँ सप्तमी हाँ विभक्ति जहाँ पर होता है तस्य अव्यवहित पूर्वस्य हाँ कार्यं भवति। हाँ हाँ हाँ, अनन्तरे अत्रापि परन्तु भित्तिरेचि सूत्रमध्ये उभय मिलित्वा एकादेश भवति। हाँ 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 हाँ, अव्यवहित पूर्वस्य सप्तमी यत्र भवति, हाँ हाँ, जहाँ सप्तमी रहता है उसका अव्यवहित पूर्वस्य कार्यं भवति, परन्तु भित्तिरेचि मध्ये तु उभय मिलित्वा एकादेश भवति। एकम्, यत्र एकं मम प्रश्नः। हाँ, इतोपि तस्माद् 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 द्वितीयरूपपदस्य यत् अस्ति पञ्चमी विभक्ति जी विषये, जी जी, पञ्चमी विभक्ति यत्र भवति तस्य अनन्तरे यदस्ति तत्र भवति। हाँ, एवं तो अत्रापि उभये मिलित्वा कुत्रापि भवति वा? सुन लीजिए, वहां पर क्या स्थिति है, आपको पता चल जाएगा।
वृद्धिरेचि में एची सप्तम्यंत पद है, ठीक है। आपने प्रश्न किया है, मैं आप सभी पाठकों के लिए मैं एक बार इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ, ये क्या पूछना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है कि वृद्धिरेचि में एची सप्तमी विभक्ति है, और आपने बताया था कि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र है, जो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कुछ कार्य को देखता है वो पूर्वस्य और अव्यवहितस्य उसे करता है, ठीक है। अतः हम एको एणचि में क्या करते से एक से अव्यवहित पूर्व, वो सॉरी अच से अव्यवहित पूर्व एक को क्या हो, यणादेश हो, ये उसका अर्थ करते थे। ऐसे ही आपको क्या करना है पंकज जी, वृद्धिरेचि है, उसका अर्थ क्या करना है, ध्यान दीजिए, अर्थ को ध्यान दीजिए। एची अर्थात एच परे रहते, एची अव्यवहित पूर्वस्य, एची अव्यवहित पूर्वस्य अकारस्य स्थाने वृद्धि एकादेशा भवति। अब केवल अकार के स्थान पर हम यहां नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि यह सूत्र साथ साथ एक पूर्व प्रयोग के अंतर्गत पढ़ा गया है। आपके अनुसार तो यह होना चाहिए कि केवल पूर्व अकार के स्थान पर ही वृद्धि एकादेश होता, ठीक है ना। लेकिन यह सूत्र क्या है, एक पूर्व प्रयोग के अंतर अधिकार सूत्र में पढ़ा गया है। अतः एच से अव्यवहित पूर्व को कार्य की अपेक्षा क्या होगा, हाँ अव्यवहित तो वहां पर रहेगा, अर्थात उस अवर्ण के बाद जो एच परे हो उसके बीच में अन्य किसी का व्यवधान न हो, तो अव्यवहित अंश तो वहां पर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूर्व वाला जो अंश है वो वहां पर बाधित हो जाएगा। क्यों बाधित हो जाएगा? क्योंकि एक पूर्व प्रयोग के अनुसार वहां पर जो वो कार्य है वो दोनों के स्थान पर मिलकर के होना है, अतः वहां पर हम अव्यवहित से इस अंश को ले जाएंगे मात्र, ठीक है। ऐसे स्थलों पर ऐसे आपको समझना चाहिए सर्वत्र। बात आई समझ में पंकज जी? हाँ सर जी, गुरुदेव। हाँ, आपको यह समझना है, ठीक है। ठीक है, आप यह समझिए, परिभाषा का जो अंश या तो सिद्ध हो या बाधित हो, तो बाधित अंश कौन सा है? ये पूर्व, केवल पूर्व के स्थान पर होना, ये यणादेश में संभव है, पूर्व अंश है ना। लेकिन वृद्धि वाली संधि में यह अंश बाधित है, वहां पर तो पूर्व को नहीं कार्य होना है, बल्कि पूर्व पर दोनों को होना है। हाँ, अव्यवहित अंश तो वहां पर जरूरी है। तो वहां पर क्या होगा, केवल इस परिभाषा के द्वारा अव्यवहित अंश की उपस्थिति होगी। आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर लघु शब्देन्दु शेखर में दिया हुआ है, वहीं से उद्धृत करके हमने आपको इसे बताया। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो ठीक है, उसको भी वैसे ही समझ लेना चाहिए, और भी आपको जहां पर इस प्रकार का वो हो तो ठीक है। एक अपूर्व प्रयोग के कारण वो परिभाषा एक अंश विकला उपस्थित होगी वहां पर। तो आगे चलें जी, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमें जो आपको अब पढ़ाना है, आपको वर्ड शायद ये उससे हट गया है ना, इसलिए करना पड़ेगा। अब आपको पढ़ाना है झयो हुन्य तरस्याम, ठीक है जी। जी, तो झयो हुन्य तरस्याम सूत्र पढ़ाना पड़ेगा। झयो हुन्य तरस्याम क्या कहता है? यह भी पूर्व सवर्ण करता है, ठीक है। सूत्र हम इधर लिख दे रहे हैं। आज ललित मोहन जी कहाँ है? नहीं है। नहीं है, हाँ पता नहीं, सो रहे होंगे। झयो होन्य तरस्याम, ये भी पूर्व सवर्ण संधि का विधायक सूत्र है। ओके जी, सूत्र का अर्थ क्या है? मैं यहाँ पर डायरेक्ट अर्थ लिखता हूं, हाँ लिख दिया। झय पहले लिखना चाहिए। झय से परे ह मतलब हकार को पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है। जी, पहले वाले
इसका सीमित क्षेत्र था पूर्व सवर्ण का, उद और स्था और स्तंभ 2 शब्द थे बस, ठीक है। इसका थोड़ा क्षेत्र बड़ा है इस वाली संधि का, और सवर्ण होता है विकल्प से, विकल्प भी आप इसमें लिख लो। सूत्र का डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा आपको समझाने के लिए कि झय हो, झय इधर होना चाहिए, ठीक है। जी झय से परे क्या होगा, हकार। जी झय से परे कौन होगा, यदि ह तो उसको पूर्व सवर्ण हो जाएगा, मतलब हा को पूर्व सवर्ण हो जाएगा, इसको हा को, है ना। जी ऐसा है क्या, झय से परे झय परस्य हस्य व हस्य पूर्व व पूर्व सवर्ण, जी झय से परे हा को पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है जी। जी तो आइए अब देख लेते हैं। तो झय में आपके कौन वर्ण आ जाते हैं, दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए वो। जी झभई से लेकर के कपई तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं जो दिया हुआ है आपके। तो उदाहरण यह है आपके, वाक प्लस हरि, ठीक है जी। जी वाक प्लस हरि का ही रहेगा, क्योंकि आगे मैं वाग नहीं कर सकता, क्योंकि आगे खरपरे है ना ये, हाँ, तो वो चर में ही बदला रहेगा चर्तु संधि के कारण, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क, ठीक है। तो जी वाक प्लस हरि ये है। अब यहाँ पर क्या करना है, झय से परे हकार को पूर्व सवर्ण होता है। झय में बताओ क आ गया कि नहीं, क झय है या नहीं है। है। झय से परे क्या है, ह, क्या है झय से परे, ह ह, तो इसको क्या कर देना चाहिए, पूर्व सवर्ण कर देना चाहिए। जी पूर्व में क्या अक्षर है, क क के सवर्णी कितने हैं, क ख क, ग ख, ग, घ, अंग, जी यही है ना। जी तो हकार के स्थान पर पूर्व का सवर्णी करना है, पूर्व में क, उसके सवर्णी है 5, उनमें से करना है। तो जी वही सब मिला लेते हैं। क का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ जी तो सबका है, काम सबका नहीं है। बनेगा। जी आभ्यंतर प्रयत्न इनका स्पृष्ट, और इसका क्या है, ईषद विवृत। ईषद विवृत। इसे तो बिल्कुल अलग होगा, इससे कोई काम नहीं बनेगा। चलो बाह्य प्रयत्न पर आ जाते हैं सीधे। बाह्य प्रयत्न ह का है संबार नाद घोष, जी ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, ऐसे ही आपको बैठाने। संबार नाद घोष, संबार नाद घोष किस किस का है जी, क का नहीं, विवार श्वासा घोष, खर जी में आ गया ना, खर विवार जी श्वासा घोष। जी ख विवार श्वासा विवार घोष, श्वास घोष, ग, हाँ ग हसा ठीक है। संबारा नाद घोष, हसा संबारा नाद घोष। तो मतलब ये 3 वर्ण ग, घ और अंग, यही संबारनाथ घोष मिले। पर ये संबारनाथ घोष के साथ साथ क्या है, महाप्राण भी है। जी क्या है ये, महाप्राण। जी अब इनमें से छांटे जो ये 3 पास हुए थे, इनमें से महाप्राण बचा केवल घ। जी महाप्राण कौन है, केवल घ। घ। इसलिए आप अब क्या कर दीजिए, हा के स्थान पर घ कर दीजिए, और हा में जो आ है उसे घ में मिला देना यथावत, ठीक है जी। जी तो चलिए हम उसे कर देते हैं। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद हा को क्या हो गया, घ। तो वाह, और ये तो या तो इससे ग हो जाएगा ना, ग। अरे यहाँ पर इससे ग होगा, क्योंकि आगे खर परे नहीं है ना, खर तो समाप्त हो जाता है शस्त्र तक, और वह जो आपका है चर्तु संधि, वो इसलिए यहाँ पर जो है हाँ, नहीं लगेगा, जस्ट तो नहीं लग पाएगी, इसलिए वो जी। जस्त होगा। इसलिए संधि में कि आपको क्या वाक है, ये वाग कर लेना चाहिए, वाग, और हा को कर लेना घ। जी
तो बन जाएगा आपका रूप वाग घरी। आप इसे मिला दीजिएगा तो मिला करके रूप बनेगा वाग, गा को आधा लिख दीजिए यथावत, वाग घरी। ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, चर्प संधि की कंडीशन नहीं बन पाएगी, वो मत करना प्लीज, है ना। मूल शब्द है वाक और उस का को ग बना लेना जलाम जसोनते से, तो वाग हो जाएगा। वाक और जो हरी होगा हा को कर देना घ। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में आपने ये हमेशा के लिए कार्य कर लीजिए, सोच लीजिएगा, यदि इधर इस संधि में जरूर ह होता है, इधर ह होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे इधर झय है, क्या है, झय प्रत्याहार, तो मतलब जो जिस वर्ग का अक्षर यहां पर हो उसका चौथा अक्षर कर देना। जैसे यहां पर ये ग था जो कि क वर्ग में आता है, अतः इसका चौथा अक्षर हो जाता है इस संधि में। अच्छा तो जी। तो चौथे नंबर का अक्षर किसको हो जाता है, घ, वो हा के स्थान पर हो जाता है। जी। तो इसमें कार्य किसको होता है, ओनली ऑन हा को होता है, इसको मत भूलना, हा के स्थान पर वो कार्य होता है। हा को चौथा अक्षर हो जाता है जो यहां पर पठित हो, यहां पर कोई सा भी, उसका हा को चौथा हो जाता है। तो आपने उसका एक उदाहरण देखा वाघ घरी, जी। और भी आपको उदाहरण एक आध और बता देते हैं। जी, ये विकल्प से है तो दूसरा वाघ हरी ही बनेगा। हाँ, ये दूसरा तो वही बनेगा, है ना, वाघ हरी, आपके मूल पुस्तक में वो दिया हुआ है। जी। एक उदाहरण और बता देते हैं आपको इसका, क्योंकि आप उसे पढ़े हुए हो। एक सूत्र आपने पढ़ा था ऐसे करके, दूराद दूरात धूते। दूरात और हूते, ठीक है। जी। हूते, हूत मतलब बुलाना, हूते आहूते इसे कहते हैं बुलाना, जी। ठीक है। जी। तो दूराद प्लस हूते, झय से परे ह है, हा जी। को क्या करना है, पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण का सिंपल प्रक्रिया अभी तो आपको डिटेल करके बताया था, सिंपल प्रक्रिया यही है उसकी, हाकार को जो पूर्व में जो अक्षर होगा इसका चौथे नंबर का कर देना है हा के स्थान पर। जी। तो इधर द है, और इस वर्ग का चौथा कौन सा है, द जिसमें आता है, जिस वर्ग में, ध। इसलिए इसके हा के स्थान पर कर देना ध। जब आप इसे मिलाएंगे तो मिलाने का स्टाइल ये है कि दूरा द इसके नीचे ध हो जाएगा, और धूते, दूरा धूते, जो एक सूत्र पढ़े थे आप, ऐसा जी। है। और भी आपको उदाहरण हम देंगे, आप उसके अभ्यास कार्य में करना। और भी और बताएं आपको कुछ, एक और सूत्र आप पढ़े हो जिसमें ये ऐसा उदाहरण आया था। एक सूत्र था ऊ का लो, ऊ का लोज हिरस्व दीर्घ पिलुत्ता, ओके। जी। ऊ का लोज, तो सबसे पहले झय देखो, झय में जा आ रहा है, झय से परे हा को पूर्व सवर्ण करना है, झय से परे हा को करना है। तो ज जिस वर्ग में है उस वर्ग का चौथा कर देना है, झ। हाँ, ये संधि आपको आएगी। लोग ज्यादातर इस संधि को पूछ देते हैं, हमें जो गुरुजी पढ़ाते थे, बाबा गुरुजी, वो प्राय संधि को पूछ दिया करते थे छात्रों से। जी जी। तो हा को क्या हो जाएगा, झ, चौथा अक्षर है, तो चौथा अक्षर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऊ का लोज, और इधर अब हिरस्व को हो जाएगा झरस्व, झरस्व दीर्घ प्लुता। बात आई समझ में, किससे क्या जी। से क्या हो जाता है संधि में, जी। कुछ का कुछ ये आपने कुछ तरीके सीखे, संधि में कैसे वर्ण बदल जाता है ना। जी। हाँ, कभी कोई स्वरूप होगा उसका, कभी कुछ स्वरूप होगा। तो यह जो स्वरूप परिवर्तन है मित्रों, यही संस्कृत में दिक्कत करता है। आपने हल संधि में ये ठीक से पढ़ लिया, वर्णों का स्वरूप परिवर्तन, आपने अचों का स्वरूप परिवर्तन देखा संधि में,
हलों का ये देख विकल्प रहे से हो। करता है ना बड़े भैया? हाँ, विकल्प से करता है तो पहला वाला भी ठीक हो सकता है, दूसरा वाला भी ठीक हो सकता है, जी। दोनों प्रकार के रूप ठीक हो सकते हैं। तो आपने देखा आज इन संधि के विषय में, इनका अभ्यास करने के लिए भी और आपको ग्रुप में देंगे, आप उन्हें संभल के करिएगा। और इसके बाद हम सुभाषितानी और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से ऐसे कुछ उदाहरण आपके सामने उठा करके लाएंगे और हम प्रयास करेंगे आप उन्हें पहचान पा रहे हो या नहीं है, और उस कंडीशन को आपके सामने रखेंगे, देखें कितने लोग पहचान पाते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उसे अपने अपने शास्त्रों में, अपने अपने उन संस्कृत की पुस्तकों में उस चीज को समझ पाए। ठीक है जी आचार्य जी, तो ये वाला जो ये सूत्र है वो कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, हाँ इसमें वो जो ज है वो भी तो जश्न के बाद ही ज हुआ है ना? हाँ, पहले वो च है, अच था, वो अच। जी अब तुम समझ गए, बिल्कुल यही तो संधि का पकड़ना है। और चकार को हो गया जस तो ज, क्योंकि पद का पदांत है वहां पर, है ना। जी हाँ, अरे वाह वाह, अब आप समझ गए, मैं समझ गया, ऐसी धीरे धीरे पकड़ जाओगे। वहां पर अच है ना, ऊ का लो अच, अच ह्रस्व दीर्घ बोलता। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, जी आ गया समझ में। तो आज यहीं पे रखें फिर, और कोई डाउट तो नहीं है अब इसके विषय में। अब ये पाठ बहुत गंभीर पाठ है, इनको लगाइएगा है। ये वाली, चूंकि ये वाली संधि तो थोड़ा ज्यादा जगह पर होती है, जय उन्हें तरस्याम वाली, उत्थानम उत्थमनम वाली वो संधि थोड़ा कम जगह वाली थी। अब हम इससे आगे जो संधि पढ़ेंगे वो अब एक आध दो संधियों का मेल होगा उसमें, है। जी अब हम मुख्य संधियां लगभग पढ़ चुके हैं, अब छुटपुट संधियां पढ़ेंगे इसके बाद। हाँ हाँ, जो थोड़ी बहुत बची हैं। कुछ हर्ष जी हाथ उठा रहे थे शायद, है। जी फिर नीचे हाँ, पूछ लीजिए ये एक आध प्रश्न जो पूछना है, फिर समापन करेंगे। हर्ष जी। और हमारी कोई एक बहन है कोई, वो उनसे उनसे यह कहना है हमें कि अब समय इस पर हो गया है, तो फिर वो अपना प्रश्न हमें ग्रुप में पूछ लें, हम उन्हें ग्रुप में उधर उत्तर दे देंगे, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप से पूछ लें उनको, जहां पर स्तुत्व अथवा ष्टुत्व संधि में कठिनाई है हम उन्हें बता देंगे, ठीक है। चलिए जी हाँ, पूछना चाह रहे हैं कोई सभी? नहीं, कोई नहीं है। चलिए तो जी समापन जी करें। आचार्य जी, हाँ अच्छा हाँ, सुमित जी। मेरा थोड़ा सा जो हमारे उपसर्ग प्रादि आपने बताए थे उनका से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ बताइए बताइए। जो अनु अनु शब्द आया है, तो अनु का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनु का अर्थ है पश्चात। अगर उस अनु का किसी का नाम में प्रयुक्त होता है तो क्या उसके नाम का अर्थ पश्चात होगा? और क्या, अनुजह, अनु मतलब पश्चात, ज माने होने तो उत्पन्न होने वाला, जनि प्रादुर्भाव से ज बन गया। अगर केवल अनु नाम है तब क्या अर्थ होगा? केवल कई बार हो जाता है ना आचार्य जी की अनु शर्मा। वो तो पद संज्ञा हो ही नहीं ना, लेकिन ये तो ऐसा है ना, अनु क्या अर्थ करेंगे यार, इसको एक बार देख मैं भी लेंगे तो आचार्य जी, हमें मैं भी थोड़ा सा लगता है। उलझ गया था इस चीज में, इसलिए आपसे मैंने इसका मार्गदर्शन चाहा। अब ऐसा क्या है ना कि केवल उपसर्ग का ऐसा नाम, मुझे लगता है ये इदृच्छा शब्द है, रूढ़ हो जाना है, टिंकू चिंकू पिंकू वाले है ना ये रूढ़ शब्द। जी 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 ऐसा ही कुछ अनु हो सकता है, और उसका क्या मतलब होगा, अनु या अन्नू ऐसे नाम रख लेते हैं लोग शॉर्टकट में, जी, ठीक है ना। ठीक ठीक जी आचार्य। ये इदृच्छा शब्द कहे ना, रूढ़ शब्द कहने चाहिए इनको, हमारे जी जैनी यही अभी बोला है। हाँ जी जी। तो और भी देखेंगे, हम सहसा किसी को ऐसे नहीं कहते हैं। बस वही है कि शाब्दिक अर्थ कोई अगर अपने नाम का पूछता है तो क्या यदि जवाब हमें दें कुछ उसको? मिलेगा तो और भी रूढ़ तो नहीं कह सकते हालांकि उससे। देखो इनका केवल का प्रयोग नहीं होता है निपातों का, इनका जो है प्रादियों का उपसर्गों का, जी। निपात के रूप में हो सकता है इनका कदाचित, फिर भी देखेंगे। पर अनु का अर्थ पश्चात होता है, जैसे जी, जी। गच्छति और अनुगच्छति, जी जी अनुसरति, अनुसरति जी। अनुसरण करता है, तो पश्चात अर्थ है अनुजा। जी चलो तो ठीक ठीक है ठीक फिर, है जी अच्छा।
चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः।